जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड और महाजनपदास के बारे में। तो देखिए, जो वैदिक पीरियड है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड जो है ये 1500 से लेके 1000 बीसी के टाइम पीरियड को हम बोलते हैं। ठीक है, 1500 से 1000 बीसी तक के टाइम पीरियड को अर्ली वैदिक पीरियड कंसिडर किया जाता है। और जो अर्ली वैदिक पीरियड है, अर्ली वैदिक पीरियड को हम अर्ली आयरन एज भी बोलते हैं। और अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे जो लोग थे वो सप्त सिंधु एरिया में रहा करते थे। सप्त सिंधु एरिया का मतलब इसको बोलते हैं हम लैंड ऑफ 7 रिवर्स। और इसमें सरस्वती और सिंधु यानी कि इंदस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। तो ये एरिया जो है वो 7 नदियों से मिल के बना हुआ था, इसीलिए इसको सप्त सिंधु एरिया बोलते हैं। यहाँ पे 7 नदियाँ थी, कौन कौन सी? तो सबसे इम्पॉर्टेंट थी सरस्वती। और ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार किसी नदी का उल्लेख किया गया है तो वो सरस्वती नदी है। इसके बाद थी सिंधु, यानी कि प्रेजेंट टाइम में हम इंदस बोलते हैं। इसके अलावा वितास्ता, वितास्ता जो है प्रेजेंट टाइम में झेलम रिवर है। इसके बाद थी असिकनी, असिकनी यानी कि चेनाब रिवर प्रेजेंट टाइम की। उसके बाद पौरुषनी, पौरुषनी जो है अभी प्रेजेंट टाइम की रावी रिवर है। और विपाशा है ब्यास रिवर। और शतद्रु है सतलज रिवर। तो ये 7 नदियों वाला जो एरिया है इसी को हम बोलते हैं सप्त सिंधु एरिया। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड के लोग थे वो सप्त सिंधु वाले एरिया में रहा करते थे। बाद में लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे वो सप्त सिंधु के एरिया से माइग्रेट करके आगे जो गंगा प्लेन का जो एरिया है यहाँ पे, यानी कि यूपी और बिहार का रीजन। तो देखिए, जो लेटर वैदिक टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में जो है हमें नॉर्दर्न बिहार में एक्सपेंशन देखने को मिलता है, खासकर जो गंगा वैली वाला एरिया है। तो इस टाइम पीरियड में जो आर्यंस थे उन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट किया ईस्टर्न इंडिया में। और इनके एक्सपेंशन में सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा आयरन टेक्नोलॉजी का, क्योंकि जब आयरन की डिस्कवरी हो गई तो उसके वजह से इनको हेल्प मिली ताकि ये जो फॉरेस्ट वगैरह हैं उसको कट कर सकें। तो जो आयरन एज है ये पोस्ट वैदिक एरा की एज है। और इस टाइम जो लोग थे वो नॉर्दर्न बिहार और गंगा वैली एरिया की तरफ जो है वो मूव कर रहे थे, एक्सपैंड कर रहे थे। वहीं जो आयरन एज का जो सेकेंड फेज़ है, देखिए जो पहला फेज़ है अभी हमने बात किया कि अर्ली वैदिक पीरियड को हम अर्ली आयरन एज ही बोलते हैं। और इसको पहला फेज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय जो है उस समय ज़्यादातर यूज़ ब्रॉन्ज़ का हो रहा था। ठीक है, ब्रॉन्ज़ का ज़्यादा यूज़ हो रहा था और धीरे धीरे लोग ब्रॉन्ज़ का यूज़ करते करते अब शिफ्ट कर रहे थे आयरन की तरफ। और इस टाइम पीरियड के लिए इसीलिए हमको आयरन के छोटे छोटे टूल्स भी मिले हुए हैं। तो इसीलिए इसको हम फर्स्ट फेज़ बोलते हैं आयरन एज का। वहीं दूसरी तरफ जो लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड है उसको हम सेकेंड फेज़ बोलते हैं आयरन एज का, क्योंकि इस टाइम आयरन के हेल्प से ही अर्बनाइजेशन हो रहा था, मेटलर्जी में डेवलपमेंट हो रहा था और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स और वेपन जो हैं वो हमको आयरन के बने हुए मिले हैं। और आयरन एज के इस सेकेंड फेज़ को हम नॉर्दर्न ब्लैक वेयर फेज़ बोलते हैं। और उस टाइम एग्रीकल्चर में आयरन का यूज़ किया जा रहा था। और इस टाइम जो विलेजेस थे वो धीरे धीरे अब शहरों की तरफ कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए थे। और जब एग्रीकल्चर में आयरन का यूज़ हो रहा था तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर में सरप्लस हुआ, यानी कि आयरन के यूज़ की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा। और जब भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जो भी क्रॉप सरप्लस में प्रोड्यूस होंगे तो लोग कोशिश करेंगे कि उसको जो है मार्केट में बेचा जाए और उस क्रॉप को मार्केट में वो सेल करेंगे और उससे जो है पैसा अर्न करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक तरह का जो ट्रेड है वो स्टार्ट हो गया। और जब भी ये ट्रेडिंग का सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसकी वजह से जो गांव होते हैं वो धीरे धीरे अब शहर की तरफ डेवलप करने लगते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग की वजह से उनके पास पैसा आ रहा है। तो आयरन के यूज़ की वजह से जो है काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिले हैं हिस्ट्री में। और आयरन का यूज़ जो है वो 1000 बीसी से 800 बीसी के बीच में जो है स्टार्ट हुआ। और इस टाइम आयरन का यूज़ टूल्स मेकिंग में किया जा रहा था। और शतपथ ब्राह्मण जो है इसको अराउंड 800 बीसी जो है कंपोज किया गया था। और इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि आर्यंस के द्वारा जो है फॉरेस्ट को यहाँ पे क्लियर किया गया था, बर्न किया गया था। और इनके द्वारा जो ये एरिया क्लियर किया गया था इस एरिया में बिहार भी शामिल था। शतपथ ब्राह्मण जो है वो सबसे ओल्डेस्ट और सबसे बिगेस्ट जो है वो ब्राह्मण बुक है। और शतपथ ब्राह्मण के ऑथर हैं याज्ञवल्क्य। और शतपथ ब्राह्मण बात करता है आर्यन के एक्सपेंशन की। तो आयरन की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स बनाए गए, एक्स बनाया गया और जिसकी वजह से फॉरेस्ट को क्लीन करना ईजी हो गया। और इसीलिए जो सब सिंधु वाले एरिया के लोग थे अब गंगा वैली की तरफ वो माइग्रेट करने लगे, जंगल को काटने लगे और धीरे धीरे वो एक्सपैंड करने लगे। तो हमें शतपथ ब्राह्मण से ये पता चलता है कि जो आर्यंस थे ये सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से एंटर किए थे। और इनका जो मेन सेंटर था वो था सरस्वती रिवर और उसके आसपास का एरिया, जिसको हम सप्त सिंधु एरिया बोलते हैं। और इसी नदी के किनारे ये जो है यज्ञ और कई रिचुअल्स जो है वो ऑर्गेनाइज किया करते थे। इसके अलावा देखिए, शतपथ ब्राह्मण से हमें एक स्टोरी के बारे में पता चलता है। और इस स्टोरी में बताया गया है कि एक राजा थे विदेह माधव और इनके साथ एक पुजारी थे गौतम नाम के।
तो राजा विदय माधव जो है वो अपने हाथ में दिया लेके निकलते हैं सरस्वती नदी से, और यहाँ से निकल के ये पहुँचते हैं बिहार के विदय में गंडक नदी के पास। और जब ये गंडक नदी के पास पहुँचते हैं तो इनके हाथ में जो दिया रहता है उसकी लौ जो है वो बुझ जाती है, और इसी की वजह से गंडक को कहा गया है सदा नीर। तो ये एक स्टोरी थी जो कि सतपथ ब्राह्मण में दी हुई है, और इस स्टोरी से हमें आर्यन के एक्सपेंशन के बारे में पता चलता है। और लेटर वैदिक पीरियड के मिडिल फेज आते आते जो आर्यंस थे वो मगध, अंग, वज्जी, विदेह, अंगुतरप्पा और कौशिकी में जो है फैल चुके थे। और बिहार में जो मिथिला वाला एरिया है जिसको हम विदेह भी बोलते हैं, तो इस एरिया में सबसे पहले जो है आर्यन एंटर किए थे। इसके अलावा विदेह के एक राजा हैं जनक, और जनक के द्वारा जो है कुछ उपनिषद को भी कंपोज किया गया है, और ऋग्वेद में मगध के लोगों को कीकत कहा गया है। इसके अलावा मार्कंडेय पुराण से हमें जानकारी मिलती है विदेह और वैशाली के राजाओं के बारे में। अब बात करते हैं बिहार में सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में। तो देखिए, पोस्ट वैदिक पीरियड टाइम आते आते आयरन का जो यूज़ है वो एग्रीकल्चर में किया जाने लगा था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया था। और इस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से लोगों के हाथ में अब जो है पैसा आ रहा था, और लोगों के हाथ में जब एग्रीकल्चर की वजह से पैसा आने लगा था तो जो एनिमल्स की डिमांड थी वो बढ़ने लगी, क्योंकि एनिमल्स का यूज़ किया जा रहा था एग्रीकल्चर में। तो इसी की वजह से एनिमल्स की डिमांड जो है वो बढ़ गई। और वहीं दूसरी तरफ यजनाज में जो है एनिमल सेक्रीफाइस किया जा रहा था, जिससे कि एग्जाम्पल है अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ में जो हॉर्स है उसका जो है सेक्रीफाइस किया जाता है। और ऋग्वेदिक पीरियड के लास्ट फेज आते आते हमें कई तरह के जो है सोशल इवेल्स भी देखने को मिले, जैसे कि वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम जो है वो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मेंशन किया गया है। और स्टार्टिंग में जो अर्ली वैदिक पीरियड था, तो उस समय स्टार्टिंग में ये वर्ण सिस्टम जो है वो लोगों के कर्म के बेसिस पे था, काम के बेसिस पे था। यानी कि जो पर्सन जो काम करता है उसके बेसिस पे उसका वर्ण डिवाइडेड था। तो कोई पूजा का काम करता है तो वो ब्राह्मण था, कोई जो है सेना में शामिल था तो वो जो है क्षत्रिय था, और कोई पर्सन अगर बिजनेस करता था तो वो जो है वैश्य था, और इन तीनों कम्युनिटी को जो सर्विस प्रोवाइड करता था वो शूद्र थे। लेकिन ये डिवीज़न अर्ली वैदिक पीरियड में जन्म के बेसिस पे नहीं किया गया था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में इसको जो है जन्म के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया। इसके अलावा समाज में अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत की समस्या है, वो भी समाज में जो है फैल चुकी थी। और ये अनटचेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो 6th सेंचुरी तक ऐसे ही चलती है। और इसके बाद जब जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जैसे कई रिलीजन्स आते हैं तो हमको जो है सोशली कई चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो महिलाओं की कंडीशन थी ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड, वो काफ़ी वर्स हो चुकी थी अगर हम कंपेयर करें अर्ली वैदिक पीरियड से। तो यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड में महिलाओं की जो कंडीशन थी वो काफ़ी अच्छी थी, वहीं लेटर वैदिक पीरियड आते आते जो महिलाओं की कंडीशन है अब वो वर्स हो चुकी थी। और 6th सेंचुरी BC आते आते कई तरह के जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है ये स्टार्ट हो गए। यानी कि समाज में उस टाइम जो कई तरह की कुरीतियाँ चल रही थी, तो उसी के अगेंस्ट में हमें कई सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट देखने को मिलते हैं। और इस टाइम पीरियड के दौरान जो है कई एथीस्टिक और नॉन थीस्टिक सेक्ट्स भी इमर्ज हुए। एथीस्टिक का मतलब होता है कि जो गॉड में बिलीव ना करता हो, और नॉन थीस्टिक का मतलब होता है कि जो गॉड के एग्जिस्टेंस को न तो एक्सेप्ट करता हो और न ही डिनाई करता हो। तो इस तरह के भी जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं वो हमको 6th सेंचुरी BC से स्टार्ट होते हुए दिखेंगे। तो इन मूवमेंट्स का क्या रीज़न था? तो कई रीज़न हो सकता है, जैसे कि कास्ट सिस्टम की वजह से, अनटचेबिलिटी की वजह से, या कई तरह के नए रिलीजन के आइडियाज़ जो है वो इमर्ज कर रहे थे उसकी वजह से। इसके अलावा इकोनॉमी का भी इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुए। तो इकोनॉमी का इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है? जैसे मान लीजिए कि पहले के लोग जो है हंटिंग एंड गैदरिंग किया करते थे, फिर वो धीरे धीरे जो है एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे, फिर वो एग्रीकल्चर करने लगे, उसके बाद वो एनिमल को डोमेस्टिकेट करने लगे, फिर उनको आयरन मिला। आयरन मिलने की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ, उनको जो है सरप्लस प्रोड्यूस हुआ, और जब एग्रीकल्चर में इंक्रीज़ हुआ तो इसकी वजह से लोगों के पास पैसा आने लगा। तो अब लोगों को लगा कि हमारे पास ज़मीन होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी उतना ही हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं और उतना ही ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। वहीं पहले आप देखेंगे तो पहले लोग चाहते थे कि हमारे पास ज़्यादा जानवर हों, यानी कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था उस टाइम कंसीडर किया जाता था जिसके पास ज़्यादा जानवर होगा वो ज़्यादा पैसे वाला है, मतलब ज़्यादा अमीर एक तरह से है। लेकिन वो चीज़ लेटर वैदिक पीरियड आते आते बदल गई, क्योंकि अब समझा जाने लगा कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होगी वो ज़्यादा अमीर है। और इस टाइम पैसा किसके पास जाया था? तो जो एग्रीकल्चर कर रहे थे या जो व्यापार कर रहे थे। और ये किस में आते थे? तो ये आते थे वैश्य में। तो अब जो वैश्य थे वो पैसे से पावरफुल हो रहे थे। तो जब वो पैसे से पावरफुल होने लगेंगे तो उनके माइंड में भी तो आएगा कि हमसे ऊपर तो अभी ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, और हमको जो है तीसरे नंबर पर रखा गया है। तो इस वजह से भी ये जो रिफॉर्म मूवमेंट था ये स्टार्ट हुआ।
और उस टाइम लगभग 62 डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेक्ट थे वो इमर्ज हुए, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है, क्योंकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की जो बर्थ प्लेस है वो बिहार है। तो अब बात करते हैं महाजनपद पीरियड के बारे में। तो देखिए जो 6th सेंचुरी BC का पीरियड है उसको हम बोलते हैं सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी कि ये अर्बनाइजेशन का जो है सेकेंड फेज है। और अब यहाँ पे बड़े बड़े और ऑर्गेनाइज स्टेट इमर्ज हो रहे थे, और आयरन की डिस्कवरी की वजह से अब आयरन के जो टूल्स वो बन गए थे, वेपन्स बन गए थे, जिसकी वजह से जो छोटे छोटी पहले टेरिटरीज हुआ करती थी वो टेरिटरीज जो है अब वो बड़े बड़े किंगडम में कन्वर्ट होने लगी, और उसी को हम बोलते हैं महाजनपद। तो टोटल हमें 16 महाजनपद का जो उल्लेख है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें वैदिक टेक्स्ट की, तो ब्राह्मण और उपनिषद से हमें जनपद और महाजनपद के बारे में पता चलता है। इसके अलावा जैसे बौद्ध धर्म की किताबें हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, तो इससे भी हमें 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है। इसके अलावा जैनिज्म का टेक्स्ट है भगवती सूत्र, इससे भी हमको महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। और कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हैं, जैसे कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। और इस तरीके के जो एविडेंस हैं ये हमको अहिछत्र, हस्तिनापुर, कौशाम्बी और उज्जैनी से मिले हैं। देखिए अहिछत्र, हस्तिनापुर और कौशाम्बी ये तीनों जो है यूपी में पड़ता है, और उज्जैनी यानी कि ये जो है एमपी में पड़ता है। तो अब बात करते हैं बिहार और महाजनपदों के बारे में। तो देखिए 16 महाजनपदों में से जो है 3 महाजनपद अंग, मगध और वज्जी ये हमारे बिहार में था, और इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमको अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अंगुत्तर निकाय जो है ये एक बौद्ध धर्म की किताब है। तो 3 महाजनपद बिहार में थे, अंग, मगध और वज्जी। स्टार्ट करते हैं अंग महाजनपद से। तो अंग महाजनपद जो है वो प्रेजेंट टाइम का जो आप मुंगेर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, तो वो एरिया था अंग महाजनपद का, और इसकी कैपिटल थी चंपा, यानी कि प्रेजेंट डे में जो भागलपुर में चंपानगर है तो वो जो है अंग की कैपिटल थी। और चंपा का पुराना नाम था मालिनी, तो पहले मालिनी बोला जाता था, बाद में नाम बदल के इसका चंपा हो गया। इसके अलावा हमको अथर्ववेद में अंग महाजनपद का उल्लेख मिलता है, और अथर्ववेद में दिया हुआ है कि यहाँ के जो पहले राजा थे वो थे तितिक्षु, तो ये जो है यहाँ के पहले राजा थे। और कर्ण जो है, जो महाभारत वाला कर्ण है जिसको हम अंगराज कर्ण ही बोलते हैं, वो जो है यहाँ का लास्ट किंग था। तो अंग की कैपिटल थी चंपा। तो चंपा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर पोर्ट प्रेजेंट था। यहाँ पे एक पोर्ट था जिसके थ्रू जो है ईस्ट साइड से व्यापार किया जाता था। तो देखिए एक जैन की किताब है प्रजनपना सूत्र, और इस किताब में बताया गया है कि जो अंग है यहाँ पे आर्यन लोग सबसे पहले आए थे, और बाद में बिंबिसार जो है वो अंग को मगध में मिला लेगा। बात करते हैं वज्जी की। तो देखिए गंगा नदी के नॉर्थ साइड में लोकेटेड था वज्जी। तो इस मैप में देखिए, यहाँ पे देखिए ये एरिया जो है ये मगध का एरिया है, वहीं ये एरिया जो है यानी कि मगध के, आप देखेंगे तो मगध के नॉर्थ में प्रेजेंट है वज्जी, और इसकी कैपिटल है वैशाली। तो वज्जी की जो बाउंड्री है वो प्रेजेंट टाइम में वैशाली और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है उसका एरिया कवर करता था, और वज्जी की कैपिटल थी वैशाली। और गौतम बुद्ध के टाइम के लगभग 10 रिपब्लिक क्लैंस जो हैं वो वज्जी में रहा करते थे। इसके अलावा जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इनके द्वारा मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया है बसरा, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है कि ये जो है वैशाली की एंशियंट साइट थी, यानी कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के बसरा में जो है ये वैशाली की जो पुरानी कैपिटल है ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के बसरा में लोकेटेड थी, और इसको आइडेंटिफाई किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। तो देखिए वज्जी में जो है 8 क्लैन रूल करते थे, जिसमें से उग्रास, भोगास, जनत्रिका, लिच्छवी, विदेह, कौरव और वज्जी। तो ये 8 क्लैन जो है ये वज्जी रिपब्लिक में रहा करते थे। और जैन के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर जो हैं ये जनत्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे। और इन 8 क्लैन में जो सबसे पावरफुल क्लैन थी वो थी लिच्छवी। तो लिच्छवीज जो थे वो सबसे पावरफुल थे इन 8 में। और जैन कैनन है भगवती सूत्र, और भगवती सूत्र से हमें जानकारी मिलती है लिच्छवी के बारे में। वहीं विनय पिटक जो है, विनय पिटक वैशाली के बारे में जानकारी देता है। अब बात करते हैं मगध महाजनपद की। तो देखिए मगध जो है वो नॉर्थ में गंगा नदी से घिरा हुआ था, ईस्ट में इसके चंपा पड़ता था, साउथ में इसके विंध्या रेंजेस थी, और वेस्ट में जो है सोन रिवर प्रेजेंट थी। और आज के टाइम में पटना, नालंदा, गया डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है ये मगध का एरिया हुआ करता था, और इसकी कैपिटल थी गविराज या राजगृह, यानी कि प्रेजेंट टाइम का राजगीर। और बाद में जब उज्जैन आएगा तो उज्जैन कैपिटल चेंज कर देगा और पाटलिपुत्र यानी कि पटना को कैपिटल बना देगा मगध की। और 16 महाजनपदों में सबसे पावरफुल एम्पायर जो है वो मगध ही इमर्ज करेगा। तो अब बात करते हैं मगध एम्पायर के राइज की। तो देखिए मगध किंगडम की जो अर्ली हिस्ट्री है ये महाभारत में डिस्कस की गई है, और महाभारत में कहा गया है कि गंगा के नॉर्थ में विदेह था, और मगध जो है गंगा के साउथ में था। तो
तो अगर आप इस मैप में देखेंगे तो यहाँ से जो है गंगा नदी बह रही है और इसके बिल्कुल साउथ में प्रेजेंट है मगध। इसके अलावा महाभारत में कहा गया है कि जरासंध जो है, जरासंध मगध का ही रूलर था जिसको भीम ने हराया था, और ये इंसिडेंट हुआ था महाभारत वॉर के पहले। तो बात करते हैं कि मगध इतना पावरफुल इमर्ज क्यों हुआ, यानी कि मगध जो है वो सारे किंगडम्स में सबसे पावरफुल क्यों था। तो पहला तो है इसका ज्योग्राफी, यानी कि मगध जो है वो गंजेटिक प्लेन वाले एरिया में लाई करता था। प्लस यहाँ की जो सॉइल थी वो काफ़ी फर्टाइल थी, यहाँ पे रेनफॉल भी अच्छी होती थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होता था, सरप्लस होता था, और उसी की वजह से लोगों के हाथ में पैसा था। राजा जो थे उनके हाथ में भी पैसा था, क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट किया करते थे, और उस टैक्स को हम बोलते थे बाली। इसके अलावा मगध जो है वो तीनों साइड से नदियों से घिरा हुआ था, गंगा नदी से, सोन नदी से और चंपा से। तो तीन साइड से नदियों से घिरा हुआ है और एक साइड जो है वो हिल्स प्रेजेंट है। तो अगर एनिमी को इंटर करना होगा तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मगध पे कोई अटैक नहीं करता था। इसके अलावा जो मगध के कैपिटल्स रहे, राजगीर और पाटलिपुत्र, इनकी भी लोकेशन जो है, पोजीशन जो है वो काफ़ी अच्छी थी। इसके अलावा इकोनॉमिक रीजंस रहे, जैसे कि मगध के पास कॉपर और आयरन के डिपॉजिट्स थे, और इसकी लोकेशन ऐसी थी कि ये जो है ट्रेड को ईजिली कंट्रोल कर सकता था। इसके अलावा जो यहाँ की आबादी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और इसकी वजह से कुछ लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते थे, कुछ लोग माइनिंग करते थे, कुछ लोग सिटीज़ बिल्ड कर रहे थे, और कुछ लोग जो है वो आर्मी में इन्वॉल्व थे। और एग्रीकल्चर में सरप्लस की वजह से यहाँ के लोगों के पास पैसा था, यहाँ के रूलर्स के पास पैसा था, प्लस गंगा रिवर के ऊपर इनका पूरा कंट्रोल था, और उस टाइम गंगा नदी के थ्रू ही जो व्यापार वगैरह है वो हुआ करता था। उसके बाद जब बिंबिसार आएगा तो बिंबिसार क्या करेगा कि अंग को भी मगध में मिला लेगा, और जब अंग मगध में आ जाएगा तो जो रिवर चंपा है वो भी अब पार्ट हो जाएगी मगध की, और चंपा के थ्रू जो है साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका और सदर्न इंडिया में जो है व्यापार हुआ करता था। तो ये सारे इकोनॉमिक रीज़न रहे मगध एम्पायर के इतने पावरफुल होने के। बात करें कल्चरल रीजन्स के बारे में, तो देखिए मगधन सोसाइटी जो है वो अनऑर्थोडॉक्स थी, यानी कि यहाँ पे आर्यन और नॉन आर्यन दोनों लोग साथ मिल के रहा करते थे। इसके अलावा जैनिज़्म और बुद्धिज़्म भी यहाँ से इमर्ज कर रहा था, तो ये एक नई सोच, नई विचारधारा लेके आ रहा था। और इस टाइम जो सोसाइटी थी वो ब्राह्मण्स द्वारा डोमिनेट नहीं की जा रही थी, क्योंकि ज़्यादातर जो किंग्स थे वो लो ओरिजिन्स के थे। अगर बात करें पॉलिटिकल रीजन्स की, तो मगध के जितने भी रूलर्स थे वो काफ़ी पावरफुल रूलर्स थे, और इनकी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी भी थी। प्लस आयरन के डिपॉजिट्स की वजह से इनके पास एडवांस्ड वेपनरी सिस्टम भी था, और मगध के राजाओं के द्वारा ही सबसे पहले आर्मी में एलिफेंट्स का यूज़ किया गया था। प्लस जो इस टाइम के किंग्स थे इनके द्वारा एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी डेवलप किया गया था। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से 16 महाजनपदों में सबसे पावरफुल मगध इमर्ज हुआ। तो देखिए पुराणों के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जो मगध का पहला एम्पायर था वो था बृहद्रथ डायनेस्टी, और जरासंध इसका पहला ऐसा रूलर है जिसकी हमें डिटेल जानकारी मिलती है महाभारत में। और बृहद्रथ डायनेस्टी के बाद कई डायनेस्टीज आएंगी, जैसे कि हर्यंक, शिशुनाग और नंदवंश। तो बात करते हैं बृहद्रथ डायनेस्टी के बारे में। तो देखिए बृहद्रथ डायनेस्टी के फाउंडर थे बृहद्रथ, और ये पहली डायनेस्टी ऐसी थी जिसने मगध पे जो है रूल किया, और इस डायनेस्टी के बारे में हमें महाभारत और पुराणों से पता चलता है। तो महाभारत और पुराण से हमें पता चलता है कि एक राजा थे, छेदीराज वसु नाम था इनका, और छेदीराज वसु के 5 बेटे थे, और इन्हीं का एक बेटा था बृहद्रथ, और इनकी माता का नाम था गिरिका। यहाँ तक कि ऋग्वेदा में भी हमें बृहद्रथ का मेंशन मिलता है, और बृहद्रथ जो है वो काफ़ी लंबे समय तक रूल किए। उसके बाद जरासंध जो हैं वो इस टाइम पीरियड के सबसे फेमस रूलर हैं, और जरासंध का मेंशन हमको महाभारत में मिलता है। और जरासंध के बाद इनके बेटे सहदेव जो हैं वो राजा बनते हैं, और सहदेव की मृत्यु महाभारत के युद्ध में हो जाती है। और पुराणों के अकॉर्डिंग जो लास्ट रूलर थे बृहद्रथ डायनेस्टी के वो थे रिपुंजय, और रिपुंजय के ही एक मिनिस्टर के द्वारा जो है रिपुंजय की हत्या कर दी जाती है। इस मिनिस्टर का नाम कहीं कहीं पुनिका आपको मिलेगा और कहीं कहीं पुलिका मिलेगा। तो पुनिका के द्वारा जो है रिपुंजय की हत्या कर दी जाती है, और रिपुंजय जो है ये बृहद्रथ डायनेस्टी के लास्ट रूलर हैं। उसके बाद पुलिका जो है वो अपने बेटे प्रद्योत को राजा बनाता है, और ये प्रद्योत जो है ये प्रद्योत डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रद्योत डायनेस्टी जो है ये थोड़ी सी डिबेटेबल है, यानी कि किन किन राजाओं ने रूल किया, इसका टाइम पीरियड क्या था, तो ये काफ़ी डिबेटेबल है। तो स्टार्ट करते हैं हर्यंक डायनेस्टी से। तो हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर हैं बिंबिसार, और बिंबिसार को हम सेनिया भी बोलते हैं। सेनिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऐसे पहले राजा थे जिनके पास स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी। वही इनके द्वारा जो है सिटी एक जो है बिल्ड की गई, और इसका नाम रखा गया राजगृह। और बिंबिसार
भगवान बुद्ध और महावीर के कंटेम्प्रेरी थे। और स्टार्टिंग में अवंती के राजा प्रद्योत के साथ इनकी दुश्मनी होती है, लेकिन बाद में जो है ये प्रद्योत के लिए एक फिजिशियन भेजते हैं जीविका नाम का। तो उज्जैन में ये जो है एक जीविका नाम का एक फिजिशियन भेजते हैं, क्योंकि उस टाइम जो है प्रद्योत को जॉन्डिस हो गया होता है। और ये जो जीविका नाम का फिजिशियन है ये जाता है थ्रू दक्षिण पथ। तो देखिए इस मैप में देखिए, एक दक्षिण पथ होता था, एक उत्तर पथ। तो ये जो दक्षिण पथ वाला रास्ता आप देख रहे हैं, दक्षिण पथ होके गुजरता था श्रावस्ती से काशी, काशी से उज्जैन और उज्जैन से प्रतिष्ठान। तो ये जो है रास्ता था दक्षिण पथ का। वहीं एक रास्ता था उत्तर पथ के लिए, तो ये स्टार्ट होता था राजगृह से, राजगृह से होते हुए श्रावस्ती, श्रावस्ती से होते हुए अहिछत्र और इससे तक्षशिला। तो ये रास्ता है उत्तर पथ का। इसके अलावा बिंबिसार जो है ये अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराता है और जो अंग वाला एरिया है वो भी मगध में मिला लेता है। और आपको पता है कि अंग की कैपिटल थी चंपा, तो और चंपा के थ्रू ही जो है जो मैरीटाइम ट्रेड है उस टाइम का वो हुआ करता था। इसके अलावा बिंबिसार के द्वारा मैट्रिमोनियल अलायंसेस का यूज़ किया गया अपनी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए। तो पहली शादी इसके द्वारा की गई महाकोशला से। महाकोशला जो है ये प्रसेनजीत की बहन थी और ये कोशला की प्रिंसेस थी। और जब इनसे शादी हुई बिंबिसार की तो इनको दहेज में जो है काशी मिला, तो काशी वाला एरिया भी अब मगध में शामिल हो गया। उसके बाद दूसरी शादी जो है इन्होंने लिच्छवी के प्रिंसेस छेलना से की, और छेलना से ही उनको अजातशत्रु पैदा हुआ जो कि आगे चल के राजा बनेगा। उसके बाद तीसरी शादी जो है ये मद्र क्लैन के चीफ के डॉटर से की गई, और बाद में अजातशत्रु ने जो है बिंबिसार की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। तो देखिए अजातशत्रु जो है वो हर्यंक डायनेस्टी का सबसे एग्रेसिव रूलर माना जाता है, और इसने जो है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाई थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। अजातशत्रु के बिहेवियर को देखते हुए जो काशी दहेज में दी गई थी वो काशी प्रसेनजीत ने जो है वापस ले ली, यानी कि जो बिंबिसार को दहेज में काशी मिला हुआ था वो अब प्रसेनजीत के द्वारा जो है वापस ले ली गई। अब इसी की वजह से अजातशत्रु और प्रसेनजीत में लड़ाई स्टार्ट होती है, यानी कि मगध और कोशला में यहाँ पे अब युद्ध होता है। और युद्ध में प्रसेनजीत जो है वह अजातशत्रु से हार जाते हैं और काशी फिर से वापस मगध में मर्ज हो जाती है। तो प्रसेनजीत को युद्ध में हराने के बाद ये कोसला को भी अनेक्स कर लेता है। इसके बाद अजातशत्रु जो है वो लिच्छवी पे भी अटैक कर देता है और अपने मैटरनल ग्रैंडफादर चेतक को हराता है और वैशाली को मगध में मिला लेता है। इसके अलावा अजातशत्रु ने मल्च को भी हराया। तो अजातशत्रु के पास जो है कुछ वेपन्स थे, जैसे कि महाशील कंटक और रथ मुसला। तो आपने ये मूवी में देखा होगा बाहुबली वाले, ये जो है महाशील कंटका है, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों को इसके हेल्प से फेंका जाता था, और ये है रथ मुसला। तो इसके बाद देखिए अजातशत्रु को पता चलता है कि अवंती के जो रूलर हैं वो अटैक करने वाले हैं, तो उसकी वजह से अजातशत्रु जो है वो राजगिरी का फोर्टिफिकेशन करने लगता है, क्योंकि अवंती के जो रूलर थे इनके द्वारा जो है कौशाम्बी के वत्स को हराया गया था। तो इसी को देखते हुए अजातशत्रु राजगिरी का फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर देता है। और ये भी कहा जाता है कि अजातशत्रु जो है वो भगवान बुद्ध से भी मिला था, और भगवान बुद्ध को इसी के टाइम पीरियड में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी भगवान बुद्ध की डेथ जो है वो इसी के टाइम पीरियड में हुई थी 483 बीसी में। प्लस अजातशत्रु के टाइम पे ही पहली बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी सतपर्णी केव्स में राजगृह में, और अजातशत्रु के बाद इसका बेटा उद्दाइन जो है वो राजा बनता है। तो देखिए एक श्रीलंका का एक बुद्धिस्ट क्रॉनिकल है महावंश, और महावंश में कहा गया है कि अजातशत्रु का बेटा है उदयभद्र, या उसका नाम उद्दाइन भी है। तो ये जो है अजातशत्रु को सक्सीड करता है, और उद्दाइन जो है वो कैपिटल अब बनाता है अपना पाटलिपुत्र में, यानी कि जो पटना वाला एरिया है। और यहाँ पे गंगा नदी और सोन नदी के एरिया के पास ये एक किला भी बनाता है। अजातशत्रु के बाद कई रूलर्स आए, जैसे कि अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक, लेकिन ये सारे रूलर्स जो थे वो काफ़ी वीक थे। और हर्यंक डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है वो है नागदशक, और नागदशक के एक अमात्य थे, यानी कि वाइस रॉय थे, और बनारस में जो है इनकी हत्या कर दी जाती है नागदशक की। और हत्या कौन करता है? तो शिशुनाग, और शिशुनाग इनकी हत्या करता है और शिशुनाग डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करता है। तो शिशुनाग ने 413 बीसी में जो है शिशुनाग डायनेस्टी को स्टार्ट किया, और अपनी कैपिटल जो है ये शिफ्ट कर ली वैशाली में। उसके बाद अवंती को डिफीट किया और मगध में मिला लिया, और जो 100 साल से राइवलरी चल रही थी मगध और अवंती के बीच में, अब वो यहाँ पे ख़त्म होती है। शिशुनाग के बाद इसका बेटा काला अशोक जो है वो राजा बनता है, और काला अशोक को काका वन कहा गया है पुराणों में। और काला अशोक के टाइम पे ही 383 बीसी में जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो हुई थी वैशाली में, और इस डायनेस्टी का एंड किया गया महापद्मान के द्वारा, और नंदा डायनेस्टी स्टार्ट किया गया। और शिशुनाग डायनेस्टी के लास्ट किंग कौन है? तो महानंदिन।
तो महानंदन की हत्या करते हैं महापद्मानंद और नंदा डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए महापद्मानंद को उग्रसेन भी कहा था क्योंकि इनके पास जो है बहुत बड़ी आर्मी थी। और महापद्मानंद को ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में नॉन क्षत्रिय कास्ट का बताया गया है और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इनको अन्नत कुल का कहा गया है, यानी कि इनका जो लीनियज है वो पता नहीं है कि किस कुल से बिलोंग करते हैं। और वहीं ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में इनको नॉन क्षत्रिय बताया गया है। और महापद्मानंद को फर्स्ट एम्पायर बिल्डर कहा जाता है इंडिया का। और पुराणों में इनको एकारत कहा गया है। एकारत यानी कि जो बाकी सभी राजाओं को हरा दे और जिसका एक सोल सोवरेन रूल हो। इसके अलावा इनको सर्व शत्रांकक कहा गया है, यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला। और इनके टाइम पीरियड पर जो इनके पास एरिया था वो ब्यास नदी से लेके बे ऑफ बंगाल तक फैला हुआ था। तो इस मैप में देखिए ये रेड वाला जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ये एरिया था नंदा डायनेस्टी का। और महापद्मानंद के द्वारा जो है कई वॉर लड़े गए और कई लोगों को जो है इनके द्वारा हराया गया, जैसे कि इक्ष्वाकु को हराया, पांचाल को, कशिश को, हयास, कलिंगास, अश्माकास, कुरूस, मैथिली, सौरसेन, वितिहोत्रास और मसूर के कुछ रूलर्स को भी हराया गया। और इसकी जानकारी हमको 12th सेंचुरी के मसूर के इंस्क्रिप्शन से मिलती है। इसके अलावा कलिंग को भी मगध में शामिल किया गया और यहाँ से विक्ट्री के तौर पे एक जिन की जो इमेज है वो लाई गई, प्लस जो कोशला वाला एरिया है वो भी इनके कंट्रोल में आ गया। और महापद्मानंद के कोर्ट में जैन मिनिस्टर थे जैसे कि कालपक और शक्तला, और ये इंडिकेट करता है कि इनका झुकाव जो है वो जैनिज्म की तरफ था। प्लस इनके टाइम पीरियड पे टैक्स कलेक्शन भी किया जाता था और टैक्स को कलेक्ट करने के लिए ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए थे और उस टैक्स के कलेक्शन के हेल्प से ये जो है अपनी आर्मी मेंटेन करते थे। प्लस इनके द्वारा जो है इरिगेशन के लिए भी कई कैनाल्स जो हैं वो बिल्ड किए गए थे। और इनके बाद इनको सक्सीड करते हैं इनके 8 बेटे और इनको साथ में बोलते हैं नवनंदाज या 9 नंदाज। इसके बाद राजा बनते हैं धनानंद और धनानंद जो हैं ये अलेक्जेंडर के कंटेम्प्रेरी हैं। और ग्रीक हिस्टोरियन डायड्रस ने धनानंद को एग्रेम्स और जेनेंड्रेम्स कहा है। और नंद वंश के ये लास्ट रूलर थे और इनके पास काफ़ी बड़ी आर्मी थी। इसके अलावा धनानंद के द्वारा जो है कहा जाता है कि एक इन्वेंशन भी किया गया था जिसको कहते हैं नंदो पराक्रमी, यानी कि ये एक टाइप का मेजरिंग स्टैंडर्ड हुआ करता था। और इन्हीं के टाइम पे जो अलेक्जेंडर है वो इन्वेट करता है इंडिया में और बाद में चाणक्य की मदद से जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो धनानंद को डिफीट करते हैं और मौर्य एम्पायर को इस्टेब्लिश करते हैं। देखिए जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है जो कि उदयगिरी में प्रेजेंट है भुवनेश्वर उड़ीसा में, यहाँ से हमको पता चलता है महापद्मानंद के बारे में। तो याद रखिएगा महापद्मानंद के बारे में हमको हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। अब बात करते हैं कि महाजनपद टाइम पीरियड के दौरान जो है टाउन्स कैसे हुआ करते थे और उस समय की सोसाइटीज़ कैसी थी। तो देखिए इस टाइम जो है नए तरीके के जो टाउन्स हैं वो इमर्ज कर रहे थे और बड़ी सिटीज़ को उस समय महानगर कहा जाता था, जैसे कि काशी, कौशाम्बी और श्रावस्ती। और ये महानगर जो है ये महाजनपद में लोकेटेड थे। वहीं इन महाजनपदों की राजधानी भी थी जिसको कैपिटल सिटी बोलते हैं, जैसे कि राजगिरी और पाटलिपुत्र। इसके अलावा जो भी फोर्टिफाइड टाउन्स हुआ करते थे उनको पुर बोलते थे या उनको नगर बोलते थे। और जो मार्केट टाउन हुआ करते थे उनको निगम बोलते थे और स्मॉल टाउन्स को कहते थे हम नगरक। तो नगरक जो है वो स्मॉल टाउन्स के लिए यूज़ किया जाता था। इसके अलावा हमको विनय पिटक से पता चलता है कि इस टाइम में 3 तरह के विलेजेस एग्जिस्ट कर रहे थे। पहले टिपिकल विलेजेस थे जिसमें मिक्स कास्ट प्रेजेंट थी और ज़्यादातर जो विलेज है वो इसी टाइप के हुआ करते थे। दूसरे थे सब अर्बन विलेजेस और यहाँ पे इसको क्राफ्ट विलेजेस या चैरियट मेकर विलेज भी बोलते हैं या इसको कारपेंटर विलेज भी बोलते हैं। और इनको जो है विनय पिटक में वद्दकी ग्राम कहा गया है। विनय पिटक में इसको वद्दकी ग्राम कहा गया है, यानी कि ये जो है सब अर्बन विलेज हुआ करता था। यहाँ पे क्राफ्ट, चैरियट मेकर या कारपेंटर जो है वो रहा करते थे। उसके बाद तीसरे हैं बॉर्डर विलेजेस जिनको कहा गया है अरामिका ग्राम, यानी कि जो एक गांव है उसके बगल में जो पड़ोसी गांव है उसको बोलेंगे अरामिका ग्राम। तो इन 3 तरह के विलेजेस का हमको जो उल्लेख है वो विनय पिटक में मिलता है। इसके अलावा ब्राह्मणों को जो ग्रांट दिया जाता था उसको बोलते थे ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय यानी जो दान जो है, जो ग्रांट जो है वो ब्राह्मण को दिया जा रहा है उसको ब्रह्मदेय बोलेंगे। और इस टाइम पीरियड पे कई तरह के जो गिल्ड्स या एसोसिएशन कह लीजिए तो वो इमर्ज कर रहे थे। तो जो उस टाइम के आर्टिजन्स और मर्चेंट हुआ करते थे वो जो है अपने आप को एक गिल्ड में ऑर्गेनाइज रखते थे और इन गिल्ड के जो मालिक थे उनको बोलते थे सेठी और मर्चेंट के स्ट्रीट को बोलते थे वेसास
और वेसास वो एरिया हुआ करता था जहाँ पे आर्टिजन्स और मर्चेंट्स रहा करते थे। इसके अलावा हमने अभी उत्तर पथ और दक्षिण पथ की भी बात की, तो ये जो है उस टाइम का ट्रेड रूट हुआ करता था। और उस टाइम कॉइन्स का भी यूज़ किया जा रहा था, खासकर जो पंच मार्क्ड कॉइन है उनका यूज़ हो रहा था, जिसको हम निक्ष या शतमान बोलते हैं। और ये सिक्के जो है वो सिल्वर के बने होते थे, और कुछ कॉइन्स हमको ऐसे भी मिले हैं जो कि कॉपर के बने हुए हैं। और इस टाइम पीरियड पर टैक्सेस भी लगाए गए थे, जिसको बोलते थे बाली। बाली यानी कि ये जो है वॉलंटरी पेमेंट हुआ करती थी, लेकिन बाद में चल के ये कंपलसरी कर दी गई और इसके लिए स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया गया, जिसको कहा गया बाली अध्यक्ष। यानी कि बाली हो गया टैक्स, और टैक्स को कलेक्ट करने वाला हो गया बाली अध्यक्ष। और जो भी पीजेंट्स थे, जो भी किसान थे, उनके द्वारा जितना भी प्रोड्यूस किया जाता था तो उसका 1/6 एज ए टैक्स पे किया जाता था। यानी कि किसानों को बाली कितना देना होता था, तो उनके प्रोड्यूस का 1/6। इसके अलावा एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन हुआ, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ आयरन आने की वजह से। तो कई तरह की जो खेती है इस टाइम पे की जाती थी, जैसे कि राइस, बार्ले, पल्सेस, मिलेट, कॉटन और शुगर केन जो है वो ये जो है उगाए जाते थे। बात करें इस टाइम के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में, तो एक परिषद हुआ करता था जो कि किंग को एडवाइस देने का काम करता था, और इस परिषद में जो है ब्राह्मण्स हुआ करते थे। और पहले की जो असेंबलीज थी, खासकर जो अर्ली वैदिक पीरियड टाइम पे जो असेंबलीज है उस समय जो है सभा और समिति हुआ करती थी। तो अब सभा और समिति को परिषद ने रिप्लेस कर दिया था। और इस टाइम के कुछ ऑफिशियल्स की बात करें तो कस्टम ऑफिशियल्स को बोलते थे कमिकास, टोल ऑफिशियल को शुल्का अध्यक्ष। इसके अलावा जो भी ट्रैवलर्स हुआ करते थे तो उनकी जान माल की सुरक्षा करने के लिए राज भत्ताज नियुक्त किए गए थे। प्लस उस टाइम लीगल और जुडिशियल सिस्टम भी था, तो जो ट्राइबल लॉज पहले थे वो अब सिविल और क्रिमिनल लॉ से रिप्लेस कर दिए गए थे। और ये जो सिविल और क्रिमिनल लॉज हैं ये वर्ण के बेसिस पे भी डिवाइडेड थे। यानी कि अगर कोई क्राइम शूद्र के द्वारा किया जाएगा तो उसको बहुत कठोर पनिशमेंट दी जाएगी, वहीं अगर कोई क्राइम ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है तो उसको उतनी कठोर जो सज़ा है वो नहीं दी जाएगी। और उस समय के जो क्रिमिनल लॉज थे वो बेस्ड थे रेट्रिब्यूशन पे, यानी कि रिवेंज पे। यानी कि जैसा जिसके साथ होता था तो उसको न्याय दिलाने के लिए वैसा ही दूसरे के साथ किया जाता था। प्लस किंगशिप वाला सिस्टम था, यानी किंग जो है वो सबसे ऊपर अथॉरिटी होंगे। बात करें महिलाओं की कंडीशन की, तो इस समय तक जो सोसाइटी थी वो पैट्रियार्कल हो चुकी थी, और महिलाओं के लिए आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट और क्या इनका एक्सपेक्टेड रोल होगा ये डिफाइन कर दिया गया था। वहीं जो पॉटरी है ये पेंटेड ग्रे वेयर से शिफ्ट होके अब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर में कन्वर्ट हो गई थी। इसके अलावा देखिए इस टाइम पीरियड पे कुछ फॉरेन इन्वेजन्स भी होते हैं, जैसे कि ईरान से इन्वेजन होता है और अलेक्जेंडर का भी इन्वेजन होता है। तो पर्शिया का एम्पायर है आर्किमीडियन एम्पायर, और इसके फाउंडर थे साइरस सेकंड। तो साइरस सेकंड जो है ये इंडिया इन्वेड करते हैं, और किसके टाइम पीरियड पे इन्वेड करते हैं, तो बिम्बिसार के टाइम पीरियड पे ये इन्वेड करते हैं। और इन्वेड करने के बाद ये अपना कंट्रोल गांधार, कंबोज और मद्र पे जो है अपना कंट्रोल स्थापित कर लेते हैं। इसके अलावा इनके एक ग्रैंडसन है डैरियस फर्स्ट, और डैरियस फर्स्ट जो है ये पंजाब और सिंध वाला एरिया कैप्चर कर लेते हैं। तो इसी की वजह से इंडिया और ईरान के बीच में जो ट्रेड है वो स्टार्ट हुआ। प्लस हमें लैंग्वेज का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का भी जो इन्फ्लुएंस है वो देखने को मिलता है। जैसे कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं और जो यहाँ पे अशोका के जो बेल शेप जो कैपिटल्स मिले हुए हैं, यहाँ पे हमको खारोष्ठी स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। और जो खारोष्ठी स्क्रिप्ट है वो थोड़ी बहुत जो है पर्शियन से मिलती जुलती है। बात करें अलेक्जेंडर के इन्वेजन की, तो देखिए अलेक्जेंडर जो है 327 बीसी से 325 बीसी के बीच में इंडिया पे इन्वेड किया। तो देखिए आर्किमीडियन एम्परर थे उस टाइम डैरियस थर्ड, और डैरियस थर्ड को हराने के बाद अलेक्जेंडर जो है हिंदू कुश माउंटेन क्रॉस करके इंडिया में एंटर करता है, और यहाँ पे इसका सामना होता है पोरस से। और पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में बैटल ऑफ हाइडेप्स होता है झेलम में 326 बीसी में, और कहा जाता है कि यहाँ पे जो है पोरस हार जाता है। लेकिन अलेक्जेंडर आगे क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि जो इनके सैनिक थे वो जो है काफ़ी थक चुके थे और अब वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, इसीलिए अलेक्जेंडर आगे अब इंडिया में नहीं बढ़ता है। लेकिन अलेक्जेंडर के इन्वेजन का कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो इंडिया और यूरोप के बीच में जो डायरेक्ट कांटेक्ट था वो बन चुका, और दूसरी तरफ जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट था उस पर हमको ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने को मिला। यानी कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे हमें थोड़ा सा ग्रीक इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं महाजनपदा और उनके कैपिटल्स और मॉडर्न लोकेशन के बारे में।
तो देखिए अंग जो है इसकी कैपिटल है चंपा, मॉडर्न लोकेशन मुंगेर और भागलपुर। उसके बाद मगध है, इसकी कैपिटल है गिरिराज या राजगिरी, मॉडर्न लोकेशन है गया और पटना का। काशी, इसकी कैपिटल काशी ही है और मॉडर्न लोकेशन है बनारस या वाराणसी। उसके बाद है वत्स, इसकी कैपिटल है कौशाम्बी, मॉडर्न लोकेशन है इलाहाबाद। उसके बाद है कोशला और ये है श्रावस्ती इसकी कैपिटल, और ये ईस्टर्न यूपी वाला एरिया है। उसके बाद है सौरसेन, इसकी कैपिटल मथुरा है और ये जो है प्रेजेंट टाइम में मथुरा वाला एरिया है। उसके बाद पांचाल है, पांचाल की कैपिटल थी अहिछत्र या काम्पिल्य और ये वेस्टर्न यूपी का एरिया है। उसके बाद है कुरु, कुरु की कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ और ये मेरठ और साउथ ईस्टर्न हरियाणा वाला एरिया है। उसके बाद है मत्स्य, और मत्स्य की कैपिटल है विराटनगर और ये प्रेजेंट टाइम में जयपुर वाला एरिया है। उसके बाद छेदी है, छेदी की सोतीवती या बांदा से कैपिटल थी, प्रेजेंट टाइम में बुंदेलखंड। उसके बाद है अवंती, अवंती की कैपिटल थी उज्जैनी या माहिष्मती और प्रेजेंट टाइम में एमपी और मालवा का एरिया। उसके बाद गांधार, इसकी कैपिटल है तक्षशिला और प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान रावलपिंडी में है। उसके बाद है कंबोज, इसकी कैपिटल है पूंछ और ये प्रेजेंट टाइम कश्मीर वाला एरिया है। उसके बाद है अस्माका और इसकी कैपिटल थी प्रतिष्ठान या पैठान और ये जो है गोदावरी नदी के पास का एरिया है। उसके बाद है वज्जी, वज्जी की कैपिटल है वैशाली और प्रेजेंट टाइम ये बिहार का वैशाली वाला एरिया है। उसके बाद लास्ट है मल और मल की कैपिटल है कुशीनारा और ये देवरिया और यूपी वाला एरिया है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।